Hello to everyone. My name is Rakesh Sarkar, and today I am going to start plant tissue culture group. This is very important for plant tissue culture. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट हम लोगों ने दिया था जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हमने बताया था। आज हम बताएंगे कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो लैब होता है उसका सेटअप कैसा होता है, कैसे अरेंज किया जाता है, लैब में कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सा रूम कहाँ पे होना चाहिए, वॉशिंग एरिया कहाँ पे होना चाहिए, मीडिया प्रिपरेशन एरिया कहाँ पे होना चाहिए, फिर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो लेबोरेटरी के रिक्वायरमेंट्स क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर में, जैसे कि सबसे पहले हमने बताया वॉशिंग एरिया होना चाहिए, ग्लास वेयर, प्लास्टिक वेयर, एरिया ऑफ मीडिया प्रिपरेशन, ट्रांसफर एरिया, कल्चर रूम एंड इंक्यूबेटर, एंड सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस। ठीक है, एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो ये एक मैप है एक प्लांट टिश्यू कल्चर का, एक सुइटेबल और जो सबसे अच्छा प्लांट टिश्यू कल्चर का लैब किसी को बनाना है तो हम मैन्युफैक्चर करना है तो हम सबसे पहले इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ से लैब के अंदर। लैब के अंदर एंट्री होते ही राइट साइड में हमारा जो है वो केमिकल चैम्बर होगा जहाँ पे हमारे केमिकल्स होंगे। फिर यहाँ पे हमारे कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, जैसे कि पीएच मीटर वगैरह, केमिकल एनालिसिस जितना होता है वो सब हम इस रूम में करेंगे। फिर उसके बाद हमारा रेगुलर रूम आ गया है यहाँ पे, डार्क रूम, जिसमें हम फोटोग्राफिक रूम, या जिसमें हम मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो माइक्रोस्कोप हमें यूज़ करना है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हो या एनिमल टिश्यू कल्चर हो, इसमें जो माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं वो दो तरीके के माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। एक होता है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप एंड दूसरा होता है आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अगर बहुत अच्छी लैब है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमें डार्क रूम चाहिए उसके लिए। तो जो डार्क रूम में हम फोटोग्राफी रूम है हमारा, हम जो एनालिसिस करेंगे इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये रूम अलग से होना चाहिए, हमारा डार्क रूम कहलाता है। ये जो पोर्शन है हमारा, ये मिडिल एरिया है जिसमें ये बेंचेस होती हैं, वर्क बेंचेस, जिसमें आप जो डेली रूटीन के जो वर्क है वो आप कंप्लीट करेंगे अपना। जैसे कि अगर आपके लैब में कोई पीसीआर वर्क होता है या आपका कोई रिटन वर्क होता है, आपको कुछ स्टडी करनी है तो आप इस बेंच में आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर हो या एनिमल टिश्यू कल्चर हो उसको हमें कंटामिनेशन फ्री रखना है, यानी कि लैब के अंदर हमें किसी भी तरीके का कोई ईटिंग या ड्रिंकिंग हमें लैब के अंदर नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए अलग से चैम्बर्स होते हैं या अलग से रूम्स होते हैं अच्छे लैब्स में। ठीक है, तो हमें ये बता दीजिए बेंचेस लगी होंगी या वर्किंग बेंचेस होंगी जिसमें आप अपना काम कर सकते हो छोटा मोटा। फिर इसके बाद हम अंदर जाएंगे तो ये हमारा स्टेरिलाइजेशन एरिया है। स्टेरिलाइजेशन एरिया क्या है, कोई भी प्लांट टिश्यू कल्चर एनिमल टिश्यू कल्चर हो, सबसे मेन काम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्टेरिलाइजेशन। तो अपने आप को स्टेरिलाइज करना है, जहाँ पे आप पहले सोप से अपने हैंड वॉशिंग करोगे, हैंड वॉशिंग करने के बाद जब स्टेरिलाइज रूम जाओगे वहाँ पे आप 70% अल्कोहल से अपने आप को वाइप करोगे। ठीक है, फिर जो हेयर ग्लव्स हैं या जो हैंड ग्लव्स हैं या जो फीट ग्लव्स हैं वो आपको पहनने पड़ेंगे वहाँ पे, और उसके बाद आप एंट्री आप कर सकते हो ताकि कोई भी बाहर का जो कंटामिनेशन है वो लैब के अंदर ना जा सके। ठीक है, फिर इसके अंदर यहाँ पे इस चैम्बर में ये तो हमारी एंट्री हो गई कल्चर रूम के लिए, और यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया होगा, वॉशिंग रूम होगा, यानी कि जो भी आपका कल्चर प्लेट्स होंगी या फ्लास्क होंगी उसको आपको यहाँ पे आप वॉश कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका ये डाइसेक्शन रूम होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई प्लांट टिश्यू कल्चर में डाइसेक्शन वगैरह करना है तो उसका जो सारा पोर्शन होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हैच एक गैलरी है, ये हैच जो देख रहे हैं आप एक गैलरी है, और सबसे लास्ट में हमारा होगा कल्चर रूम, यानी कि जिसमें आपका लेमिनार एयर फ्लो होगा, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में जो मैक्सिमम काम होता है वो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे एडवांस किस्म का जो लेमिनार एयर फ्लो जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लेमिनार एयर फ्लो का जो डोर है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने कुछ लैब्स में देखा है कि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डोर है, वहाँ से एंटर करते ही लेमिनार एयर फ्लो सामने रखा हुआ है। तो अगर इस तरीके की लैब है तो वो सुटेबल लैब नहीं है, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन के चांसेस 70 to 80% बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बाहर का आउटसाइड की जो एयर है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे जो कि डायरेक्टली आपके कल्चर में जा सकते हैं। इसीलिए जो भी आपका लेमिनार एयर फ्लो रूम होगा वो 3 या 4 डोर चैम्बर के 3 या 4 डोर से गुजर के तब आपको जो है लेमिनार एयर फ्लो के अंदर
मूव आप कर सकते हो और उसके अंदर जाके आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली अगर एक ही चैम्बर होगा, एक ही डोर होगा तो डायरेक्टली एयर चला जाएगा। लेकिन अगर 2-3 डोर होंगे, जैसे एक राइट में गया, फिर एक लेफ्ट में गया, फिर एक राइट में गया, तो जो एयर है वो डायरेक्टली आपके कल्चर रूम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन, अपने आप को भी स्टेरिलाइज करना है, कंटामिनेशन फ्री रखना है और लैब को भी कंटामिनेशन फ्री रखना है। तो ये एक मैप है, ठीक है। अब आते हैं हम कि बेसिकली हमें, तो ये तो मैप हो गया हमारे कल्चर रूम का। अब हम बात करेंगे कि हमें बेसिकली चाहिए क्या क्या एक टिश्यू कल्चर रूम बनाने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर रूम बनाने के लिए। जैसे कि सबसे पहले वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, फिर वेइंग मशीन होना चाहिए, वेइंग मशीन जिसमें हम वे करेंगे केमिकल्स को। जैसे कि केमिकल्स मीन्स जैसे कि जो वीडियो प्रिपरेशन करोगे आप कल्चर के लिए, तो उसके लिए वेइंग मशीन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आजकल मार्केट में मिलती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर पीएच मीटर, जैसे कि आपको पता है कि टिश्यू कल्चर के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना पड़ता है, और न्यूट्रिएंट मीडियम जो होता है एक पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करता है। कोई भी टिश्यू होगा वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही ग्रो करता है, तो पीएच का हमें ध्यान रखना है, पीएच मीटर। फिर हॉट प्लेट या स्टायरर होगा, एक हॉट प्लेट होगा, जैसे मीडियम को हमें हीट करना है, उसको घोलना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हॉट प्लेट यूज़ करेंगे। स्टायर का मतलब होता है कुछ मीडिया जो होते हैं वो शेक करने के बाद भी नहीं घुलते हैं, तो उसके लिए हम स्टायर यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का होता है एक स्टायर, ठीक है। तो उसको पहले ऑटोक्लेव कर लेते हैं, ऑटोक्लेव करने के बाद फिर हम इसमें मीडिया में डिप कर देंगे और ये जो हॉट प्लेट के ऊपर रख देंगे। तो ये और जो ये हॉट प्लेट है वो शेकर हॉट प्लेट होता है, शेक भी करेगा और वो भी करेगा, स्टायर भी करेगा, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर 3 तरीके के रेफ्रिजरेटर होने चाहिए बेसिकली। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सेल को प्रिजर्व करने के लिए ये जो क्राइटेरिया है 4 से लेकर -80 तक, ये हमें मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी सेल को आप डायरेक्टली डीप फ्रीजर में आप नहीं रख सकते हो। अगर आप रख दोगे तो क्या होगा कि जो सेल वॉल है वो रप्चर हो सकती है, ठीक है, सेल डैमेज हो सकता है। तो हमें स्लोली डीप फ्रीजर करना पड़ता है। और सबसे लास्ट जो डीप फ्रीजर होता है वो होता है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन। क्या होता है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो फिर उसके बाद लैमिनार एयर फ्लो, सबसे जो मेन जो काम है हमारे टिश्यू कल्चर में वो लैमिनार एयर फ्लो का है, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्लास वेयर्स एंड बीकर्स, फिर वॉश बॉटल्स, फिर ग्लास बॉटल्स, ब्रशेस, वॉशिंग के लिए ब्रशेस यूज करेंगे, ठीक है। कल्चर ट्यूब्स होनी चाहिए, कल्चर ट्यूब रैक्स होनी चाहिए, जो ट्यूब होंगे उनके रैक्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा है, और कितने कितने अमाउंट में हमें चाहिए ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि मिनिमम 1 होना चाहिए। फिर जो ग्लास वेयर है वो 250 ml का होना चाहिए, जो कि 5 से 10 लैब में होनी चाहिए मिनिमम। 500 ml का होना चाहिए 5 से 10, फिर 1000 ml का होना चाहिए, फिर 2000 का, फिर 4000 का। ऐसे हमें जैसा आपके लैब का फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप ग्लास वेयर एंड प्लास्टिक वेयर को खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कल्चर वेसल्स, ठीक है। फिर एजेंटा बी कैप्स होती है, ठीक है। फिर कल्चर वेसल्स हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया कुछ फ्लास्क होंगी वो आप ले लोगे। फोर्सेप्स हमें चाहिए डाइसेक्शन के लिए, ग्लास पाइपेट हमें चाहिए, ठीक है। स्कैल्पेल चाहिए हमें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें चाहिए लैब के लिए, ठीक है। फिर स्टेरिलाइजर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे मेन चीज है ऑटोक्लेव होना चाहिए हमारे लिए। जितने भी ग्लासवेयर है वॉशिंग के बाद हमें ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव क्यों? क्योंकि वॉशिंग के बाद भी अगर कोई माइक्रोब्स रह जाता है तो हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये देखा गया है, प्रूफ किया जा चुका है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी तरीके का जो कंटामिनेशन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फंगल हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसमें। तो ऑटोक्लेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टिश्यू कल्चर में। बिना ऑटोक्लेव को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर और इनकी क्वांटिटी मैंने लिख रखी है। फिर थर्मामीटर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। फिर टाइमर होना चाहिए हमारे पास। फिर स्टॉक्स में आइसोप्रोपाइल सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इनके रोल हम बाद में अभी आगे बताएंगे क्या क्या है। फिर डिटर्जेंट होने चाहिए वॉशिंग के लिए 1 गैलन, ठीक है। फिर कल्चर डिशेज होनी चाहिए हमारे पास। फिर क्लोरीन ब्लीच होना चाहिए, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड बेसिकली सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको किसी लीफ में से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लीफ को लेके आओगे, उसको टैप वाटर से वॉश करोगे। उसको वॉश करने के बाद आप डबल डिस्टिल वाटर से या डीआयोनाइज्ड वाटर से वॉश करोगे। वॉशिंग करने के बाद आपको जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड से वॉश करना है।
कि अगर लीफ के सरफेस पे कोई भी कंटामिनेशन हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फंगल हो, वो सारे के सारे किल हो जाएंगे, जिससे आपका जो लीफ है वो प्योर हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। फिर रॉड टेप होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, पैराफिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर प्लेट जब आप बना लेते हो, उसको जब इंक्यूबेटर में रखने जाओगे तो पैराफिन का यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। लैब मार्कर्स होना चाहिए। मार्कर्स का मतलब आप जब प्लेट अपनी बनाते हो तो उस पर आपको मार्क करना पड़ेगा कौन सी सेल्स हैं, उनको उसकी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी विद योर नेम और डेट के साथ, ठीक है। फिर टॉवल्स जो हैंड वॉश करोगे आप, उसके लिए क्लीन टॉवल्स होने चाहिए, ठीक है। ये आप पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कुछ ग्लास वेयर्स हैं, एक कुछ प्लास्टिक वेयर्स हैं, ये स्टैंड है, रैक है, ये ट्यूब स्टैंड है, ठीक है। ये डिस्टिल वाटर के लिए आप जो वॉशिंग के लिए है वो यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक वेयर्स। तो लैब का एक एरिया आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप ग्लास वेयर्स और प्लास्टिक वेयर्स को आप रख सकते हो वॉशिंग के बाद, ठीक है। ये देखिए, ये एरिया है फॉर मीडिया प्रिपरेशन। आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे आप मीडिया प्रिपेयर करोगे। लैब में हर चीज़ अपने हैंड के पास होना चाहिए ताकि हमें कोई ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि जितना दूर आप एरिया से हो जाओगे कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जितना भी एरिया है ये सब लैब के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो जो आपको केमिकल चाहिए वो आप उसको यूज़ करो और मीडिया को प्रिपेयर आप कर सकते हो, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका लेमिनार एयर फ्लो। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा लेमिनार एयर फ्लो है और इसमें यूवी लाइट जलती हुई दिख रही है। तो लेमिनार एयर फ्लो का फंक्शन क्या है, क्योंकि जो लेमिनार एयर फ्लो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर हॉरिजॉन्टली क्या कहते हैं एयर फ्लो होगा और एक के अंदर वर्टिकल एयर फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें हम एक लेक्चर लेंगे आगे की जो लैब लेवल्स होती हैं कंटामिनेशन की, ठीक है। BSL-1 BSL-2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम 70% अल्कोहल से उसको वाइप करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। फिर उसके बाद जैसे हमें अभी आधे घंटे बाद काम करना है तो हम आधे घंटे के लिए यूवी ऑन करके रखेंगे उसमें, कि गलती से अगर कोई उसमें कंटामिनेशन रह जाता है तो यूवी लाइट ऑन करने से वो सारे किल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है मैंने बताया ऑटोक्लेव। ये देख सकते हैं आजकल मार्केट में बहुत ही एडवांस ऑटोक्लेव आ चुके हैं, ठीक है। ये वर्टिकल वाले ऑटोक्लेव हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं। इसमें रैक होता है, इसको बाहर निकालें, आप अपना जो भी ग्लास वेयर्स है, जो भी मीडिया बना रहे हैं उसको ऑटोक्लेव करना उसमें रख दीजिए और अंदर कर दीजिए और फिर एज अ वॉशिंग मशीन जैसे आजकल मार्केट में आ गया है तो इसकी तरह से। तो ये एडवांस वाला है। ये वर्टिकल है जो हम हमेशा यूज़ करते हुए आए, नॉर्मल लैब्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी लिड को ऊपर से ओपन करिए, इसका वाटर लेवल चेक करिए और फिर उसके बाद जो भी आपको ऑटोक्लेव करना है उसको आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, जिसमें जैसे कि pH मीटर हो गया, ठीक है। फिर आपका ये वॉर्टेक्स मशीन हो गया, ठीक है। फिर आपका ये सेंट्रीफ्यूज हो गया, फिर कल्चर प्लेट और ये आपका लूप हो गया जो कि इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। फिर उसके बाद ये स्पिरिट लैम्प हो गया, ये वेइंग मशीन हो गया, ये इंक्यूबेटर हो गया। इंक्यूबेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आप प्लेटिंग कर लोगे तो हमें इंक्यूबेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्लांट को टिश्यू को अंदर ग्रो कर रहे हो, एनवायरनमेंट में नहीं। तो जो कंडीशन एनवायरनमेंट में है वही कंडीशन हमें लैब में देनी है। तो हम वो एनवायरनमेंट कहाँ में दे सकते हैं, हम इस तरीके के इंक्यूबेटर में दे सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ जो है लक्स की जो लाइट ट्यूब लाइट्स यूज होती हैं जो कि उतनी लाइट प्रोवाइड करती हैं जितनी सनलाइट से प्लांट को मिलती है और जिसके बाद वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हम करवाना है लैब के अंदर, तो हम इस इंक्यूबेटर में हम टेम्परेचर और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों का ध्यान रखना है हमें उसमें, कि हमें 16 घंटे लाइट देनी है और 8 घंटे डार्क पीरियड देना है, ठीक है। ये जब हम पढ़ाएंगे कल्चर टेक्निक्स में तब हम बताएंगे इसको, ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा प्लांट जो है वो टिश्यू ग्रो कर गया है और ग्रो करने के बाद उसको हम ले जाएंगे, जब देखा कि लैब में ग्रो हो गए, यानी कि छोटा प्लांटलेट हमारे ट्यूब में बन चुका है, उसके बाद हम उसको ले जाते हैं ग्रीन हाउस में। ये देखिए इस तरीके का ग्रीन हाउस होता है, एक चैम्बर बनाया जाता है, इसमें फैंस लाइट्स सब लगाई जाती है ताकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो सके और ये ऊपर से कवर्ड होता है, यानी कि हम जो भी प्लांट नया प्लांटेड बनाते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए सन के, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में अगर आ गया तो आपका वो प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि आप लैब के एनवायरनमेंट से तुरंत सनलाइट के एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हो, बाहर के एनवायरनमेंट में, तो वो उतनी जल्दी उसको एडप्ट नहीं करेगा। तो उसको एडेप्टेशन के लिए, उसकी एडेप्टेशन के लिए, ताकि वो इस एनवायरनमेंट को एडप्ट कर सके, सबसे पहले हम ग्रीन हाउस में रखते हैं।
तो यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर सबका ख्याल रखा जाता है और ऊपर से एक ग्रीन कलर का क्लॉथ्स लगाया जाता है जिससे जो भी सनलाइट है वो डायरेक्टली इसके प्लांट के ऊपर ना पड़े, यानी कि वो थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं छन के आनी चाहिए लाइट, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं। जब यहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाता है तब जाके हम उसको एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं, एनवायरनमेंट के ताकि वहाँ पे वो ग्रो कर सके। फिर हम देखते हैं कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है प्लांट टिश्यू कल्चर का जो रूम है वो ऐसा ही होना चाहिए। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो मैंने बताया, ठीक है। कौन सा रूम कहाँ पे होना चाहिए, ये 40 सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो एक अच्छा लैब बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर लैब बनाने के लिए जो है हमें इस मैप को ही फॉलो करना चाहिए। बस इसी का डिस्कशन करना था आज के लेक्चर में। नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।